आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं आपका मेजबान शहबाज। सबसे पहले जी सलाम की जानिब से आप सभी को यौम जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे उन जवानों के बारे में जिन्होंने मुल्क के हिफाजत के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। क्योंकि जय हिंद जनाब का मकसद है कि हम ऐसे लोगों के बारे में बात करें जो मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क की तरक्की पर बात करते हैं और हमेशा मुल्क के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही नौजवानों की आज बात होगी इस प्रोग्राम के अंदर और ये जानेंगे उनसे कि वो मुल्क की तरक्की के अंदर कितना अहम किरदार साबित हो रहे हैं और मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने अब तक क्या ताउन दिया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ कराते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कैसर खालिद साहब जुड़ गए हैं, IPS ऑफिसर हैं और कमिश्नर ऑफ रेलवेज मुंबई में हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कैसर खालिद साहब। सबसे पहले कैसर खालिद साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से यौम जमहूरिया का मौका है और हिंदुस्तान हमेशा से ही इस वक्त हमारे जितने भी जवान हैं वो इस बात को लेकर हमेशा लगे रहते हैं कि मुल्क की तरक्की और मुल्क की हिफाजत के लिए वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब 1997 से जो आपने एक मुहिम शुरू की थी या फिर एक तरीके से आप IPS ऑफिसर बने, उसके बाद से लेकर आज तक का सफर के बारे में हम आपसे सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। शुरुआत आपकी कैसे हुई और कैसे ये जज्बा पैदा हुआ कि मुल्क के लिए कुछ कर दिखाना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो इस मिट्टी में जन्मा है, यहाँ पला है, बड़ा है, यहाँ की हवा में जिसने सांस ली है, उस पर इस मुल्क के मिट्टी का एक कर्ज है और वो कर्ज उसको ज़रूर अदा करना चाहिए। जितनी उसकी इस्तादात है, जितनी उसकी हैसियत है, जितने उसकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से। अब मैंने ये महसूस किया और बहुत पहले अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि इस मुल्क में इंसाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक गांव से, देहात से रहने वाला हूं, वहां से मेरा ताल्लुक है। मैंने नाइंसाफी को बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने सूदी कारोबार करने वाले महाजनों को देखा है कि वो किस तरह गरीबों को एक्सप्लॉइट करते थे, किस तरह उनकी सारी ज़मीनें हड़प लेते थे, किस तरह उनके मवेशी और उनके जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो उठा के ले जाते थे। मैंने कास्टिज्म को भी देखा है, मैंने कम्युनिज्म को भी देखा है। तो मुझे एक शदीद जज्बा मेरे अंदर से ये हमेशा से पैदा रहा और होता रहा कि मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहिए जहां मैं लोगों की खिदमत कर सकूं और वो खिदमत इंसाफ के हवाले से हो। मैं लोगों को इंसाफ मुहैया करवा सकूं या उस रास्ते में कम से कम उनकी मदद कर सकूं। तो एक अट्रैक्शन फॉर्म का मेरे लिए बचपन से था। तो जब सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ और मुझे ये इत्तला मिली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि मेरा सिलेक्शन जो है इंडियन पुलिस सर्विस में हो गया है, तो मैंने फिर ना कोई इम्तिहान दिया और ना ही मैंने कोई और नौकरी का कोई ख्वाब देखा। मैं अपना, जिसको आप कहते हैं, बोरिया बिस्तर उठाकर ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। और पिछले 25 सालों में मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश ये की है कि समाज का जो सबसे गरीब तबका है, समाज का जो सबसे हैव नॉट वाला तबका है, अंडर प्रिविलेज्ड है, हर ढंग से दबा कुचला है, उनके दरमियान जाकर, उनके दरमियान अपने ड्रीम्स शेयर कर, उनको ये ताकत दिलाकर, ये हौसला दिलाकर कि वो भी इस मुल्क की खिदमत में शामिल हो सकते हैं, मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, समाज को मजबूत कर सकते हैं, समाज की खिदमत कर सकते हैं और खुद के लिए भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये कोशिश मैं करता रहा हूँ और इसी हवाले से आप देखेंगे कि मेरी सर्विस हो, मेरे स्टूडेंट की काउंसलिंग हो, मुझे सोसाइटी में जो बुराइयां राइज हैं, जैसे आप ड्रग एडिक्शन देखिए, डाउरी देखिए, उसके हवाले से जो हम लोगों ने कोशिश की है, जो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है और हार्मनी थ्रू लिटरेचर के लिए जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, पासवान द मुंबई और जश्न ऑफ दिल्ली, ये तमाम तर है, ये इसी तरीके से है, इसी रास्ते सफर का संग मील है जो कि सफर लगातार आगे चल रहा है। एक और बात मैं समझता हूँ कि ऑफिसर्स ने लीड बाय एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं, अपनी मिसाल से इस बात को साबित करना चाहिए कि वो वाकई वही हैं जो नौकरी में आने से पहले थे। उन पे कोई मलम्मा नहीं चढ़ा है, उनके अंदर कोई गुरूर और तकब्बुर नहीं आया है। वो आज भी समाज के वैसे ही फर्द हैं जैसे वो नौकरी में आने से पहले थे। हाँ, शक्ल बदल जाती है, कपड़े बदल जाते हैं, गाड़ियां बदल जाती हैं, रहने के इलाके बदल जाते हैं, समाज नहीं बदलता। समाज तो आज भी हिंदुस्तान है और समाज की जो रियलिटी है हम उसका एक हिस्सा हैं और मैं समझता हूँ कि हमें कभी इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि 30-35 साल की नौकरी के बाद मैं वापस उसी समाज में जाने वाला हूँ, उसी का हिस्सा होने वाला हूँ। तब ये सारा कुछ जो कि आज हम देख रहे हैं चढ़ा हुआ है ऊपर से,
वो सब उतर जाने वाला है। बेशक। उस वक्त शर्मिंदगी ना हो, उस वक्त ये एहसास ना हो कि मेरे पास वक्त था, मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं लोगों के लिए हूँ, मैं फाइलों के लिए नहीं हूँ। फाइलें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बुनियादी तौर से इंसान, इंसानी अक़दार, इंसानी जस्टिस, ह्यूमन जस्टिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। और हम सोसाइटी को जितना जस्ट और फेयर बना सके, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के उतने नजदीक जाएंगे। जिसका प्रियम्बल ये कहता है कि इस मुल्क में जस्टिस सबके लिए होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हर आदमी जिस जगह पे वो मौजूद है, जिस जगह पे वो काम कर रहा है, उस जगह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। बेशक, बहुत अच्छी आपने अपनी शुरुआत में ये सब चीजें बताई है, और क्योंकि आपने हक की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की है, लेकिन एक शख्स को जब शख्सियत बनना होता है तो उसके पीछे उसका स्ट्रगल होता है, उसकी मेहनत होती है, उसका जज्बा होता है, उसकी लगन होती है। एक शख्स जो कि एक बिहार के छोटे से गांव से शुरू होता है या वहां पर पढ़ता है और एक शख्सियत बन जाता है, उसमें क्या अब तब्दीलियां हुई? वो जाहिर सी बात है कि आपने बहुत कुछ मेहनत की है, अब आप उसके बाद फिर ड्रेस के अंदर आ गए हैं, लेकिन आपने जैसा बताया है कि इंसान को फिर उसी समाज में जाना होता है। लेकिन इस शख्स से लेकर और शख्सियत बनने तक का सफर कैसा रहा, शुरुआत कैसी हुई? क्योंकि जितना हमने आपको समझा है, जाना है, देखा है, ये कहा जाता है कि आपके उस गाँव के अंदर ना सड़कें थी, ना बिजली थी, मसाइल थे, वसाइल कोई था ही नहीं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि मशक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, जिंदगी ने जो चीज मुझे सिखाई और जो आज भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो है सपने देखना। मैं जब गांव में था तब भी सपने देखता था, आज जब मैं पुलिस कमिश्नर हूँ तब भी मैं सपने देखता हूँ। हाँ, सपने बदल जाते हैं। जब गांव में था, देहात में था, तो एक अच्छी नौकरी चाहिए थी, पुलिस सर्विस में जाना था, यूपीएससी क्वालिफाई करना था, ये सपना था। वहां पे आकर कुछ समाज के लिए करना था। आज सपने बड़े हो गए, आज समाज बहुत बड़ा हो गया। आज मैं सिर्फ उस गांव का मेंबर नहीं रहा, उस छोटे से इलाके का आदमी नहीं रहा, बल्कि अब मैं समझता हूँ मुल्क का एक ऐसा हिस्सा हूँ जो कि इतनी जगहों पे मैंने नौकरी कर ली है कि अब मुझे खुद पता नहीं कि मैं कहाँ का हूँ। तो मैं अपने आप को हिंदुस्तानी समझता हूँ और समझता हूँ कि हिंदुस्तान ही मेरी कर्म भूमि है। तो मुश्किलें तो होंगी, कोई भी जो सफर है उसमें कुछ ना कुछ मसले दरपेश होंगे, मुसीबतें आएंगी। गोल जितना बड़ा है, मुश्किलें उतनी ज्यादा होंगी। जो लोग बहुत प्रिविलेज क्लास से आते हैं, मैं उनके बारे में मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनको जो गोल जिंदगी में हासिल करना है, जहाँ उनको कॉम्पीट करना है बहुत सारे लोगों के साथ जो कि कैपेबिलिटी में, कॉम्पिटेंस में उसके जैसे हों, तो उसका भी सफर आसान नहीं होगा। लेकिन लोग जैसे कहते हैं ना कि साइकिल पे रोने से भी आंसू आता है और मर्सिडीज में बैठ के रोने से भी आंसू आता है, लेकिन बहरहाल मर्सिडीज ऐसी होती है तो जरा आंसू जो है इत्मीनान से आ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुश्किलें तो हर जगह हैं, मुश्किल के बिना कोई सफर मुकम्मल नहीं होता है और आदमी को मुश्किल से घबराना भी नहीं चाहिए। देखिए, ये चीजें सिखाती है जिंदगी में, रेजिलियंस लाती है, टेनासिटी लाती है। मैं समझता हूँ कि अगर हमें कोई बताने वाला नहीं था, मेरे गांव के स्कूल थे, छोटे स्कूल थे, कोई कॉन्वेंट नहीं था, मैं सरकारी स्कूल पढ़ के आया, तो इन चीजों ने मुझे बहुत सारी चीजों को सिखाया कि इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ स्कूल पर डिपेंडेंट होना नहीं है। इल्म उसके हिस्से हासिल किया जा सकता है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी तो बहुत बाद में है, आप टीवी से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अच्छे लोगों की सोबत में रहकर बहुत चीज हासिल कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन करके, उनको देख करके, उनको ऑब्जर्व करके। और मैंने ये कोशिश की थी हमेशा से कि जो भी आदमी मैं समझता हूँ कि मेरे से बेटर है जिंदगी में, तो मैं उनके अंदर अच्छाइयों को देखता था, क्या अच्छाई है, और मैं ये सोचता था कि उन अच्छाइयों को मैं अपने अंदर कैसे ला सकता हूँ। और मैं अपने अंदर की वीकनेस के बारे में गौर करता था और ये कोशिश करता था कि मैं उसको कम से कम तक कैसे करूंगा। तो ये एक सफर चलता रहा, लेकिन यकीन मानिए कि ये समाज इतना अच्छा है, ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे आपका हाथ पकड़ने के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए हर मोड़ पे कोई ना कोई मिल जाता है। हर मोड़ पे ऐसे अच्छे लोग मिल जाते हैं जो आपको रहनुमाई कर देंगे, गाइड कर देंगे, और इसी वजह से मेरा सफर यहाँ तक हो सका। लेकिन अब सपने बड़े हो गए हैं। अब मैं ख्वाब देखता हूँ कि मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क हो जो दुनिया के बेहतरीन, सबसे डेवलप, सबसे रिसोर्स, सबसे आप ये कहिए कि फेयरनेस में, जस्टिस में सबसे ऊपर, करप्शन में सबसे नीचे, इगलिटेरियनिज्म या इक्विटी में सबसे ऊपर, और जहाँ जिंदगी गुजारने के लिए किसी को सोचना नहीं पड़े, जहाँ किसी बच्चे को पढ़ने के लिए सोचना ना पड़े,
जहाँ किसी आदमी को सैनिटेशन के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज के लिए सोचना ना पड़े। जी। अब जरा बड़े सपने हो गए हैं, लेकिन बहरहाल सपने तो अभी भी देखता हूँ। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सपने वही देखता है जो कर पाने का जज्बा रखता हो। और जाहिर सी बात है कि जब वो सपने वो नहीं होते कि जो कि आप बंद आंखों से देखते हो, बल्कि खुली आंखों से जो देखे जाए वही एक्चुअल में सपने होते हैं। लेकिन जो 22 साल का आपका एक सफर है अपनी सर्विस का, उसमें अंदर आपने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। मगर शुरुआती दिनों के अंदर अभी हम देखते हैं जब भी कोई एक शख्स अगर मुल्क के खिदमत को अंजाम देना चाहता है, मुल्क के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, चाहे वो फौज में जाकर या फिर एक IPS ऑफिसर बनकर या फिर किसी भी तरीके से, उसके लिए एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। और जिस इलाके से आप वाबस्ता है, जहां तक मुझे मालूम है, क्या उस वक्त इंग्लिश को इतनी तवज्जो दी जाया करती थी? क्योंकि हमने देखा है कि उस वक्त हिंदी मीडियम में पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और उर्दू मीडियम की बात की जाए तो वो अलग है। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और किससे आपने शुरुआत की और फिर कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले गए? देखिए, अंग्रेजी तो मैंने 4th क्लास में आके पढ़नी शुरू की। मैंने 10th का एग्जाम उर्दू में लिखा है और आज भी मैं उर्दू पढ़ता हूँ, उर्दू अखबार पढ़ता हूँ। तो उर्दू तो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी पढ़ी है और मैं हिंदी लिटरेचर भी पढ़ता हूँ। तो लैंग्वेजेस के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि आप जितनी लैंग्वेजेस सीख सकें, आप उतने अपने आप को इनरिच कर पाइएगा। जी। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि वर्नाक्युलर में भी पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल जो है किसी भी चीज के लिए वर्नाक्युलर में भी मिल सकता है। थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अभी भी अंग्रेजी जरूरी है। खासतौर से टेक्निकल जो चीजें हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आर्किटेक्चर हो, इनमें जरूरत पड़ती है। या जहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जहाँ पे आप बहुत सारे मुल्कों के गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, उनसे कांटेक्ट होता है, जैसे होटल है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, इस किस्म की चीजों के लिए तो बहरहाल अंग्रेजी भी जाननी जरूरी है। अब जो गूगल ट्रांसलेट की वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीजों से ऊपर जो चीज है उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। अपने ऊपर ये यकीन होना कि नहीं, मैं जो है इस चीज को कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। मैं आपको बताऊं कि मैं साइंस कॉलेज पटना में जब हॉस्टल में था, और हॉस्टल मार्क्स के हिसाब से मिलते थे, तो मैं अपने हॉस्टल में मार्क्स के हिसाब से सबसे ऊपर था, 1 नंबर पे था। और मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी उस वक्त भी नहीं आती थी, और बहुत सारे लोग जो कॉन्वेंट से और बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के आए थे, तो मैं अक्सर सोचता था कि मैं तो यार लालटेन और चिमनी जला के पढ़ के आया हूँ, और मैं तो गाँव से, देहात से पढ़ के आया हूँ, तब भी मैं इनसे ज्यादा नंबर ला सकता हूँ। तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी तो है, अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है। अब ये कि मुझे सीखना है, इन्होंने क्या सीखा है, ये कैसे बात करते हैं, ये अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इनकी जबान पे पकड़ कैसी है। तो मैंने कोशिश की उसको सीखने के लिए, ये जनरल नॉलेज कितना जानते हैं, कैसे इन्होंने सीखा इस चीज को। तो जिस रास्ते पे थोड़ा पहले चले थे, मैं थोड़ा बाद चलना शुरू किया मैंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इमेंस है, अगर इनफाइनाइट नहीं तो। और इंसान को हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए। मैंने अपने आप को हमेशा स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा और समझा है, आज भी, जबकि मैं एक पोजीशन पे आ गया हूँ, क्योंकि हर आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस हर फील्ड में नहीं है, लेकिन मेरे सामने जो लोग हैं, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंस है। तो उनसे सीखने में मुझे ना तो कोई आर महसूस होनी चाहिए, ना कोई बेइज्जती का एहसास होना चाहिए, और ना ये समझना चाहिए कि मैं छोटा हो गया हूँ। स्टूडेंट कभी छोटा नहीं होता, इसीलिए अपने आप स्टूडेंट रखो, आप बहुत चीज सीखते जाओगे। तो यही चीजें मुझे रास्ता दिखाती गई। और उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि हमको सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने अपने आप सिखाने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया कि मैं रोज सोचता था सोते वक्त कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, क्या मेरा रास्ता सही है, मेरा जो मकसद है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो मेरा मंजिल है मेरी, क्या मैं उस तरफ जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। और अगर मेरा दिन उस तरफ नहीं गया तो मैं क्या नहीं करूँ और क्या करूँ। तो ये अपने आप अंदर से एक तहरीक आती है, और आप धीरे धीरे आप अपना रास्ता समझने लगते हैं। देखिए, इंसान लोग हमें जोरियां हैं, हमें मस्ती करने को भी मन करता है, हम मूवी देखने भी जाएंगे, हम घूमने भी जाएंगे, हमारे दोस्त भी होंगे, हमारे जान पहचान के लोग होंगे, रिश्ते होंगे, फंक्शंस होंगे। कोई भी आदमी साधु नहीं बन जाता, वो तमाम रिश्तों से कट के नहीं जी सकता। लेकिन उसको अपनी जगह पे रखते हुए मुझे अपने डेस्टिनेशन की तरफ कैसे चलना है, और 1 आध 2 4 साल के लिए अगर मुझे थोड़ा वो कांटेक्ट कम करना पड़े तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको कम करके अपना गोल हासिल करके वापस आ सकता हूँ। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने रास्ते पे चलता रहूं, और मैं अपनी कमजोरियों को, जिसको खुद एहतसाबी कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं,
उसको करके थोड़ा थोड़ा कम करता जाऊं, और अच्छी जो चीजें मेरे आसपास में हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनमें अच्छाइयां क्या है, उनसे चीजों को सीखूं और उसको अपने अंदर लेके आऊं। तो मैं समझता हूँ रास्ता मिल जाता है, और आज कोई कोशिश करेगा तो उसको जरूर रास्ता मिलेगा। तो ये एक सफर है जो लगातार जारी है, और इसमें ऐसी मंजिलें आती रहेंगी। आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करते हैं या फिर किसी एक पोजीशन पर पहुंचते हैं तो उसके लिए एक गुड सराउंडिंग्स होनी चाहिए, गुड वाइब्स होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। आज के मौसम में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। चंद पैसों के लालच के अंदर हमने देखा है कि कुछ नौजवान नशे की तरफ चले जाते हैं, दहशतगर्दी की तरफ चले जाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमने न जाने कैसे इतने लोगों के बारे में बात की है जय हिंद जनाब के जरिए, कि कम से कम उनको फौज का जो रास्ता है उसके लिए बात करनी है, मुल्क के लिए बात करनी है। लेकिन जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो कम से कम इस बात को अब समझते नहीं हैं। तो उनको किस तरीके से गाइडेंस मिलनी चाहिए, उनको उनकी कैसी तरबियत होनी चाहिए, क्या आप उनको एक तरीके से सजेशन देंगे? वजह समाज में रोल मॉडल की कमी है। आपको मालूम होगा कि कल्याण, जो कि मुंबई के पास का मुजाफात है, वहां से 4 बच्चे आईसीस में चले गए और रास्ता भटक गए। जब हम लोगों ने इस पर गौर किया कि हुकूमत की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट से जो चीजें हो रही वो तो होंगी, लेकिन समाजी लेवल पे, सोशल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग का एक सिलसिला शुरू किया। मैं खुद जाता था, उस साल यूपीएससी में बच्चे क्वालिफाई करते थे, अमूमन तो हम लोग बुलाते थे, एक प्रोग्राम रखते थे, बच्चों की काउंसलिंग करते थे। उसके अलावा छोटे प्रोग्राम में गए, वहां पे लोगों से बात की, गुफ्तगू की, मोहल्लों में गए। तो क्या होता है कि जब हम रोल मॉडल प्रेजेंट करेंगे, और वो रोल मॉडल कौन होंगे? जो इन्हीं के दरमियान से आए हुए होंगे, तो लोग इंस्पायर होंगे। मैं अपनी कहानी बताता हूँ, उसमें कोई तसन्ना नहीं है, उसमें कोई बनाई हुई चीज नहीं है। मैं गाँव का था, मैं बोलता हूँ मैं गाँव का था। मैंने बताया अभी आपको कि मैं लालगंज जिला के पढ़ता था। मैंने आपको बताया कि बिजली मेरे क्वालिफाई करने के बाद मेरे गांव में गई है, पक्की सड़क 2004 वगैरह में बनी है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं उस जगह पे रह करके, वहां पैदा होकर के, वहां पढ़ाई करने के बाद भी यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो समाज में जो लोग हैं, जो छोटे शहरों में, कस्बों में हैं, गाँव में हैं, क्या वो नहीं पहुंच सकते? जबकि दौर बहुत बदल चुका है। तो हमको जाके समाज के लोगों से बात करनी चाहिए। ऑफिसर्स का ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि मेरे कोई 10-15 हाथ पैर नहीं है, मेरा 10-20 सर नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसा नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह, जो तुम्हारी इंसानी कमजोरियां वो मेरे अंदर भी हैं। बेशक, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी थकन आती है, मुझे भी नींद आती है। ये तमाम चीजों के बावजूद मैं यहाँ तक पहुंच गया, तो तुम भी पहुंच सकते हो। तो ये पॉजिटिव एग्जाम्पल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और खासतौर से समाज का जो अंडर प्रिविलेज क्लास है ना, उसमें क्या होता है कि उनके पास रोल मॉडल क्या होता है? जो रातों रात, जिनके बारे में वो समझते हैं कि वो बड़े अमीर हो गए, बहुत कुछ हो गए, फिल्म स्टार बन गए, या और बड़े क्रिकेटर बन गए, और बड़े स्पोर्ट्समैन हो गए। भाई, हम जिसको आज देखते हैं ना, उसके पीछे उसकी 20 साल की मेहनत है। और हर आदमी सलमान खान नहीं हो सकता है कि जिसके बाप भी पहले फिल्म में हो और उसका बेटा भी आ जाए। हर आदमी बारे में बात नहीं कह सकते हैं। बहुत लोग शाहरुख खान भी होते हैं जो बहुत घिस के मेहनत कर करके, ठोकर खा करके सुपरस्टार बनते हैं। इसी ढंग से बहुत सारे लोग हर फील्ड में मिल जाएंगे। तो एक चीज तो ये। सेकंड चीज क्या है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जगहों पे जहाँ कम्युनिटी आउटरीच है, जैसे अगर मुस्लिम क्लास को आप ले लें, तो मस्जिद है, मस्जिद में हर जुमे को एक डिस्कोर्स होता है, एक खुतबा दिया जाता है जी। मैंने आज तक नहीं देखा कि उस खुतबे में कभी आज के जो मसाइल है उस पर कोई गुफ्तगू हो। आज नौजवान क्या करें, आज स्टूडेंट क्या करें, आज जो लोग हैं वो क्या करें, उसके बारे में कोई रहनुमाई हो। क्यों नहीं हम इस मेंबर को यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि साथ में कोचिंग क्लासेस हैं, इस जगह पे स्कॉलरशिप मिल सकता है, इस जगह पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ लाइब्रेरी है, आप जाए वहाँ पे देखें, ये वैकेंसी आई हुई है, ये अभी एडवर्टीजमेंट आया हुआ, आप इसमें भरें। क्या बिगड़ जाएगा? ये क्यों दीन से, ईमान से बाहर की चीज है? मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे मस्जिद के ट्रस्टीज हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आप मस्जिद को 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं रोज, 24 घंटे में 23 घंटा वो खाली रहता है और आपकी प्राइम प्रॉपर्टी है, उसमें लाइब्रेरी क्यों नहीं स्टार्ट करते आप? और सबके लिए खोलो ना, लाइब्रेरी अगर स्टार्ट करोगे, वहां पे बैठने की जगह बनाओगे, पढ़ने की जगह बनाओगे, सुकून की जगह तो वो है, तो आप देखो कि लोगों को रिलीजन के बारे में जो आज कंसेप्शन है वो बदलेगा। लोग मॉडरेट, लोग अच्छा समझेंगे। आज क्या हो रहा है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि रिलीजन में मरो या मारो है। भाई, रिलीजन में मरो या मारो नहीं है, ये रिलीजन को ना जानने का नतीजा है।
बहुत सारे हमारे वो लोग जो तकरीर करते हैं वो भी मजहब को नहीं समझते हैं। तो ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग होती हैं, इसकी बुनियाद ये है कि हमको एक्सपोजर ही नहीं दूसरे के बारे में, और हम उनसे डरते हैं कि वो हमको ऐसा कर देगा, वो हमको वैसा कर देगा। ये इमेजिनरी फेयर्स है, इस इमेजिनरी फेयर को दूर होना जरूरी है। हम चूंकि एक ऐसे समाज से आए जहां हम होली भी मनाते थे, जहां हम दिवाली भी मनाते थे, जहां हम दुर्गा पूजा भी मनाते थे, हम सबके घर जाते थे, खाते थे, पीते थे, उठते बैठते, साथ खेलते, साथ लड़ाई करते थे यार। तो हमने तो ऐसा देखा हुआ है, ये हिंदुस्तान मैंने देखा हुआ है। तो हमारे जहन में कभी ये फिक्र नहीं रही कि कोई आदमी जो हमको ऐसा कर देगा, कोई ऐसा कर देगा, और हमको इसको ये बनाना है, हमको उसको वो बनाना है। और मैंने इस चीज को महसूस किया है कि किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी नौकरी में, आपका मजहब का जो एसेंशियल पार्ट है उसको फॉलो करने में कोई रुकावट कहीं नहीं होती है। आप नमाज़ें पढ़ सकते हैं, आप रोजे रख सकते हैं, आप हज कर सकते हैं, आप ज़कात दे सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? तो कोई भी मुल्क जो कि सेकुलर है, कोई भी मुल्क जो कि डेमोक्रेटिक है, वो अपने सिटीजन्स को ये राइट देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट है, रिलीजन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है, फ्रीडम ऑफ कल्चर का राइट है। हम इस चीजों को क्यों नहीं समझते हैं? और किसी के सुने सुनाए पे कोई बात आ जाती है, कोई आदमी इराक में बैठ के या अफगानिस्तान में बैठ के मुझे ट्वीट करेगा, हिंदुस्तान की समाज की क्या सच्चाई है वो मैं नहीं देख रहा हूँ अपने आंखों से। तो क्या होता है, ये इमेजिनरी फेयर्स क्रिएट होते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स का डिस्कनेक्ट अपने बच्चों के साथ, इंस्टीट्यूशन का डिस्कनेक्ट स्टूडेंट के साथ। तो क्या होता है कि जहाँ पे भी ये कनेक्ट नहीं रहेगा, वहां पे उसके मन में जो भी शिकवा, शिकायत, गिले, शुबे हैं, उसको कोई आदमी दूर नहीं कर पाएगा। और ये प्रॉब्लम आपकी फैमिलीज में ये चीजें हुई। आप देखिए, रिक्लूज हो जाता है आदमी, एक रूम में घुस जाता है, कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, दिन रात वीडियो देखता है। अरे भैया पूछो तो सही उसको, क्या कर रहे हो बेटा, क्या प्रॉब्लम तुमको, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है? रेडिकलाइजेशन रातों रात नहीं होता है, इसमें बहुत लंबा पीरियड लगता है। हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि समाज में बुरे लोग हर जगह पे हैं, हर कम्युनिटी में है, हर रिलीजन में है, हर जगह पे हैं। अच्छे और बुरे की कश्मकश, यही तो हमारी मॉरलिटी का टेस्ट है कि हम इस कश्मकश में भी रह करके अच्छाई पे रहते हैं, बुराई पे रहते हैं। तो हम एज पेरेंट्स, हम एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हम एज ऑफिस बेयरर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हम टीचर के तौर पे, हम संस्था चालक के तौर पे, जिस जगह पे वहां अपने बच्चों के मन में ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि भाई तू अगर मेहनत करेगा तो तेरे साथ जस्टिस होगा, और तू भी इस पोजीशन पे पहुंच सकता है जहां आज मैं हूँ, या हो सकता है मेरे से आगे भी चला जाए। तो ये हम कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और हम ये ब्लेम करते रहते हैं कि भाई जब हमारे पास रिजल्ट आता है, समाज जो है बहुत लंबे पीरियड में बदलता है, उसमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और वो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। कांग्रेस 1885 में बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। तो आप देख लीजिए 60-65 साल तो उसमें लग गए। तो समाज में जो भी बुराई है उसको दूर करने के लिए एक लंबा स्ट्रगल चाहिए, और इस स्ट्रगल में समाज की जो लीडरशिप है उसको लोगों को अपने साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि एज एन ऑफिसर ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसे जरूर देना चाहिए कि भाई ये सबके लिए खुला हुआ है, ये तुम्हारी गवर्नमेंट है, ये तुम्हारी पोजीशन है, तुम कोशिश करो, तुम आज कुर्सी बैठ सकते हो जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ। कोई चीज परमानेंट यहाँ पे नहीं है, तो तुम आओ ना, क्लेम करो, ये राइट तुम्हारा भी है, और तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। मैं अक्सर सुनता हूँ इंटरव्यू में इनजस्टिस हो गया। अरे भाई, मैंने 15 लोगों का मार्क्स बताया हुआ है, खुद मैं जानता हूँ कि यूपीएससी में 1996 एग्जाम में इंटरव्यू में हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा नंबर किसी को नहीं। माशाल्लाह। कैसे खालिद अपनी जिंदगी का पहले इंटरव्यू में गया था। वो एक गाँव का आदमी है, वो पहली बार पटना गया जब वो कॉलेज में गया था, साइंस कॉलेज पटना में पढ़ने के लिए। उसने अपनी मेहनत से, कोशिश से जहां तक पहुंच सका। नाम से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है परफॉर्मेंस से। आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ के नहीं जाओगे तो आप क्या करो, ठीक है। तो ये ऐसा सिचुएशन बिल्कुल, यानी जो नौजवान है उनको ये समझना होगा कि वो सिर्फ नेगेटिव चीजें ना देखें कि हमारे साथ, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। कंप्लेंट्स नहीं करनी है, आपको उन सभी से पार पाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे कैसर खालिद साहब, आईपीएस ऑफिसर और कमिश्नर ऑफ रेलवेज मुंबई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खुद को पढ़ता हूँ, छोड़ देता हूँ, हर रोज एक जिंदगी का वर्क मोड़ देता हूँ। खासतौर पर हमारे साथ जुड़े थे कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।